बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर दौरे पर आज गांदरबल पहुंचे और वहां खीर भवानी मंदिर में पूजा की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी खीर भवानी मंदिर पहुंचे गांदरबल में, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। और जम्मू कश्मीर के दौरे पर आपको बता दें राहुल गांधी, और सबसे पहले शुरुआत इसकी मंदिर जाकर ही, खीर भवानी मंदिर वो पहुंचे, वहां पर पहले उन्होंने पूजा अर्चना बाकायदा की। तमाम उनके साथ लोग भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। तो कश्मीर दौरा है राहुल गांधी का, मंदिर में राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत पूजा से की है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, यानी शुरुआत मंदिर में दर्शन के साथ। जी बिल्कुल अर्पिता, जिस तरीके से आपको मालूम है कि कल शाम को राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे और एयरपोर्ट पे भी कांग्रेस लीडर्स है, कांग्रेस वर्कर्स की एक बड़ी तादाद थी, उन्होंने उनका वेलकम किया और उसके बाद वो श्रीनगर में रहे। और आज अर्ली मॉर्निंग जो है वो खीर भवानी जो गांदरबल में है, एक बड़ा टेम्पल है, काफी फेमस टेम्पल है, और वहां पे पहुंचे और वहां पे उन्होंने पूजा की। और उसके बाद जो है श्रीनगर में उनका जो प्रोग्राम है वो कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है जम्मू कश्मीर का ऑफिस एमए रोड पे, वहां पे वो नई एक बिल्डिंग बनी है, उसका इनॉग्रेशन करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जो है आज ही वो वापस दिल्ली जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने शुरुआत जो की है वो मंदिर जाके वहां पूजा अर्चना करके जो है बाकी प्रोग्राम जो है आज के दिन के जितने भी हैं, क्योंकि कल भी वो काफी लीडर से मिले थे, जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे मिले थे, और आज भी वो कांग्रेस वर्कर्स और लीडर से मिलेंगे इनॉग्रेशन के बाद। फिलहाल वो मंदिर में है, ये खीर भवानी मंदिर गांदरबल में है। तो रिफत, आपने तमाम कार्यक्रम राहुल गांधी के बता दिए, लेकिन शुरुआत खीर भवानी मंदिर से राहुल गांधी ने की है, इसके पीछे कोई खास वजह? देखिए, हमने ये भी देखा कि हाल ही में एक हेमा मालिनी जो है, हेमा मालिनी यहाँ पे आई थी, बीजेपी की लीडर हैं, वो भी खीर भवानी गई थी, उन्होंने वहां पे पूजा की थी, और उसके साथ साथ वो शंकराचार्य मंदिर भी गई थी, वहां पे पूजा की थी। तो क्या ये कहना मुश्किल है कि क्या इसमें भी एक पॉलिटिक्स या राजनीति है कि मंदिर से शुरुआत की जाए और अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको एड्रेस किया जाए और ये मैसेज दिया जाए कि वो पूजा में यकीन बहुत ज्यादा रखते हैं और मंदिर जाके जो है वो पूजा करते हैं। जिस तरीके से आपको मालूम है कि उनको कई बार जो है कॉर्नर किया गया और उनसे कहा गया कि वो अंग्रेजी लीडर हैं। तो लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने यहाँ और वो कश्मीर में एक मैसेज शायद ये देना चाहते हैं कि वो ये जो है पूजा में यकीन रखते हैं, मंदिर जाते हैं। तो आपको पता है कि राजनीति किस तरीके से हो रही है देश भर में, तो कभी भी उसको कॉर्नर किया जाता है जब भी वो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने पहले ही शुरुआत की है मंदिर से और उसके बाद बाकी जो है कार्यक्रम होंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीर में उन्होंने एक मंदिर में पूजा की और उसके बाद ही अपनी प्रोग्राम जो है बाकी कंटिन्यू। देश के कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ से मैदान तक हो रही भारी बारिश से हाहाकार मचा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिले तो ऐसे हैं जहां पर हालात बिगड़ते चले गए। बिहार के कई जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की जरा तस्वीरें देख लीजिए। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार के पटना में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बाइक पानी की तेज धार में बह गई। बिहार के मुंगेर में बारिश एक बार फिर कहर बनकर टूटी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लोग जिंदगी बचाने के लिए तेज धार से जंग करने को मजबूर हो गए। वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन में अचानक आए तेज सैलाब में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गया। तो बिहार के कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पटना के नजदीक मनेर इलाके में मौजूद कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालात वहां बिगड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। बाढ़ का जो पानी है वो घुसने से कई गांव टापू में बदल चुके हैं, और कई ऐसे गांव हैं जिन पर टापू में बदलने का खतरा मंडरा रहा है। रास्ता, सड़क, सब जगह बाढ़ के पानी ने डेरा जमा लिया है। वहां से जो तस्वीरें आई हैं सामने, उनमें लोग अपने घर जाने के लिए गर्दन तक पानी में चलते नजर आए हैं। बिहार के ज्यादातर हिस्से में लगातार हुई भारी बारिश से नदियां उफान पर है, और यह तस्वीर राजधानी पटना से सटे मनेर ब्लॉक के छिहंतर इलाके का है, जहां के ज्यादातर हिस्से में पानी भर गया है। और ऐसे में पानी जाने की वजह से
जो गांव में फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर आने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये मुख्य सड़क है जिससे लोग गांव में जाते हैं और फिर इसी सड़क के सहारे लोग शहर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर गर्दन भर से ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे लोग अपने सामानों को लेकर गांव तक पहुंच रहे हैं और फिर गांव में फंसे हुए लोग कैसे बाहर आ रहे हैं, महज आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और ऐसे में गंगा में लगातार पानी बढ़ रहा है जिसके चलते लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं और ऐसे आलम में भारी बारिश की चेतावनी भी है। तो अगर पानी बढ़ा तो फिर इस इलाके के रहने वाले लोग किस हालात में रहेंगे, यह महज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और गांव के लोगों का साफ तौर पर यह मानना है कि पानी भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगर और पानी बढ़ा तो फिर गांव के लोग किस आलम में रहेंगे, किस हालात में रहेंगे। बहुत कष्ट से निकलते हैं घर से। इतना अभी तो थोड़ा कम है और थोड़ा पानी बढ़ेगा तो बहुत लोग बहुत परेशानी होते हैं। कहाँ कि पानी बढ़ रहा है, जाने में असमर्थ हो रहा है, आने में असमर्थ हो रहा है, बाजार करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे पानी बढ़ेगा तो गंगा का पानी इधर भी पलट गया है। बहुत दिक्कत है, पानी सरदर हो गया है, आगे पीछे से लेडीज से आने जाने में दिक्कत होता है। नाव का कोई साधन नहीं है। इसके ऊपर तो मन कुछ करना चाहिए सरकार को। कुछ कर नहीं रहा। मान लीजिए कि बच्चा है, कभी राशन के लिए आया तो डूब जाएगा, धस जाएगा, अच्छा बात है नहीं। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ये बताने के लिए साथ हैं कि अलग अलग जगहों में जहां पर बाढ़ से लोग परेशान है वहां स्थितियां इस वक्त क्या हैं। सर्वेश दुबे प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित गंजू कानपुर से मौजूद है और अमित कुमार पटना से हमारे साथ मौजूद है। पहले अमित कुमार का ही रुख कर लेते हैं और पटना का रुख देख लेते हैं कि वहां पर स्थिति क्या है। अमित, जरा तस्वीरों में दिखाइए, हालात कैसे बदलते जा रहे हैं, कितने लोग अभी इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और उससे उबरने के क्या इंतजाम किए गए। देखिए अर्पिता, बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे पहले मैं तस्वीरों को दिखा दूं तो यहाँ देखिए ये गंगा पूरे तौर पे उफान पे है और गंगा की धार जो है वो कितनी अधिक है, कितना तेज करंट जो है वो यहाँ पे हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये देखिए गांधी घाट की ये तस्वीर है और यहाँ पे अमूमन जो है वो गंगा आरती होती है। 7 सीढ़ियां हैं इस घाट पे, 7 सीढ़ी जो है वो डूब चुकी है। आलम ये है कि अब जो गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर है जिस कारण से गंगा का पानी अब शहर में एंट्री करने लगा है और इस कारण से जो जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पे लगातार बने हुए हैं। बोरियां रखी गई है, जो गंगा घाट पे आने वाली जो प्रवेश द्वार है वहां पे बोरियों से मुंह को बंद किया गया है ताकि पानी और तेजी से शहर में ना दाखिल हो सके। और दूसरी तरफ वो उस छोर की हम तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि वो दियारा, नकटा दियारा का इलाका है जहां पे बड़ी आबादी रहा करती थी, लेकिन जैसे ही गंगा एक तरह से कहा जाए तो वो टापू हुआ करता था। लेकिन अभी गंगा का जलस्तर जो बढ़ा है, गंगा खतरे के निशान से तकरीबन 52 सेंटीमीटर ऊपर से बढ़ रहा है। पटना जिस गांधी घाट पे मौजूद हूँ यहाँ पे 17 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है गंगा। तो ऐसे में जो दियर का इलाका है पूरे तौर से एक समांतर तौर पर गंगा बह रही है और पूरा दियर का इलाका जो है वो डूब चुका है, जिस कारण से लोग जो है वो अपने घर को छोड़ करके इस तरफ, जिस तरफ मैं मौजूद हूँ गंगा शहर का जो सटा हुआ इलाका है, इधर आ गए हैं। पशु हो, सामान हो, तमाम जो चीजें वो ला सकते थे वो लेकर के इधर आ गए हैं। शरण ले लिया है लोगों ने। लेकिन लोगों का ये कहना है कि प्रशासन तमाम तरह की बातें कर रही है, तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, लेकिन राहत और बचाव कार्य जो होने चाहिए वो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, जिस कारण से लोगों को खासी परेशानी झेलना पड़ रहा है। कल डीएम पटना जो है वो भी गंगा के बढ़े हुए जलस्तर का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी मौजूद थे। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, यूपी में गंगा और यमुना समेत जो तमाम नदियां हैं वो गुस्से में। लगातार हो रही बारिश के बाद ज्यादातर जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शहर में सैकड़ों परिवार राहत शिविरों तक पहुंच गए हैं। जो शिविरों तक नहीं गए हैं उनके सामने गृहस्थी बचाने का संकट है। अब आपको बाढ़ के से बेहाल उत्तर प्रदेश की जरा ये 5 तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो देखिए जरा। यूपी के मिर्जापुर के 50 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। औरैया में तो हालात इतने बुरे हैं कि बाढ़ का पानी मंदिर में घुस गया। गोंडा में घाघरा नदी अब तक कई मकानों और इमारतों को अपनी चपेट में ले चुकी है। वहीं वाराणसी और गाजीपुर में भी लगातार जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
मॉनसून का ये आफत काल लोगों पर बरस रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। चिंता की बात यह है कि नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। गंगा नदी खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हर घंटे ये 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। यही वजह है कि निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया और कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग, इतना परेशान हो चुके हैं कि यहाँ रहने का मन नहीं करता। पढ़ाई लेकर हर कुछ डिस्टर्ब होती है यहाँ पे, रहने का ना पानी है, ना खाने को मिलता है, ना लाइट रहती है, कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। सरकार नाला का कुछ समाधान नहीं कर रहा है, हम लोग क्या करें। 5 बाल बच्चा है, हम लोग जेल लेकर जा रहे हैं, ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना मोमबत्ती मिल रहा है, ना सलाई मिल रहा है, तो हम लोग क्या करें। नाला के चलते बहुत पानी जो है घर तक पहुंच जा रहा है। घर के अंदर जो कि रहने में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोगों को गाँव जाना पड़ रहा है। उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, बनारस में तो देख रहे हैं लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं, कह रहे जरूरत का जो सामान है वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्या प्रशासन तक ये बात पहुंची? टीमें पहुंच रही हैं, जो लोग फंसे उनको निकालने का काम चल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए जो सामने घाट का गायत्री नगर और मारुति नगर इलाका है वो चूंकि डूब क्षेत्र में है, तो वहाँ पर नाले का पलट प्रवाह जो है, यानी कि उल्टा पानी हम नाले का आबादी में घुसने लगा है, जिसकी वजह से जो है 150 मकान जो है डूब गए हैं। और वैसे काशी जो है अर्पिता, वो अपने मोक्ष के लिए विख्यात है। कहते हैं काशी में मरने वाले को, काशी में दाह संस्कार करने वाले को मोक्ष मिलता है। इसके लिए घाट और गंगा होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर मोक्ष के मायने बदल गए हैं। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि गलियों में किस तरीके से जो है शवदाह हो रहा है। ये आप देखिए, ये मैं हरिचंद के पास एक गली में हूँ जहाँ किस तरीके से शवदाह हो रहा है। यानी कि जो गलियाँ अपनी खास बसावट के लिए, अपने खास अंदाज के लिए, खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, फिलहाल वो बाढ़ की मजबूरी में दाह संस्कार के लिए जानी जाती हैं। और अब गलियों में ही काशी में मोक्ष प्राप्त हो रहा है। ये देखिए, मैं तस्वीर दिखाऊंगा किस तरीके से अब गलियों से लोग आते हैं और यहाँ पर जो है मोक्ष कर रहे हैं, क्योंकि गंगा का जो खतरे के निशान से करीब अब 13 सेंटीमीटर ऊपर बच गई है। जो भी परिजन है वो आ रहे हैं, तो अब आप लोगों को गलियों में आना पड़ रहा है मोक्ष के लिए। जी, कहाँ से आए? हम आए हैं बिगड़गंज से। हाँ, तो मजबूरी ये है कि बाढ़ का जो पानी है, गंगा है, उससे घाटों को अपनी पूरी तरीके से। बिल्कुल उपेंद्र, रहिए आप जरा साथ, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। वो उत्तर प्रदेश के जालौन की तस्वीर भी दिखा दें। वहां पानी से लबालब भरा एक तस्वीर जो दिख रही है, आसमान से ली गई ये तस्वीरें हैं। पूरे इलाके में ऐसा लग रहा है ये कोई इलाका नहीं, टापू हो। लोग पानी के बीच फंसे हैं और उनके पास खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं। इसलिए यहाँ राहत बचाव के काम में इंडियन एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया, जिनसे लगातार लोगों के लिए जरूरत की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। शनिवार को करीब 5000 किलो खाने पीने का सामान और जरूरत की चीजें गिराई गई। वहीं यूपी के औरैया में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई गांव तो बाढ़ के पानी में अब इस वक्त टापू बने दिख रहे हैं। बाढ़ का पानी वहां मौजूद एक मंदिर में भी घुस गया। मंदिर के अंदर घुटनों तक पानी भरा नजर आया। आज राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लेंगे। इसके अलावा सीएम योगी राहत और बचाव के काम की अफसरों के साथ समीक्षा भी करेंगे। अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से मौजूद हैं। अमित, फिलहाल किस तरीके के उपाय किए जा रहे हैं, क्योंकि कई गांव टापू में बदल चुके हैं, कईयों पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल किस तरीके के इंतजाम लोगों की राहत के लिए? देखिए अर्पिता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। चेतावनी बिंदु को 2 दिन पूर्व पार कर चुकी थी। नदियां उफान पर हैं। इस वक्त मैं पांडु नदी के पास के बर्राहाट के गांव में हूं। पहले तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इसको क्लोज करके दिखाएं। ये कोई तालाब नहीं है, जबकि ये जगह ऐसी है, यहाँ कभी सड़क हुआ करती थी और सड़क से फैलते फैलते रास्ता अब पानी में तब्दील हुआ और लोगों के घरों से गृहस्थी तबाह करता हुआ पूरे क्षेत्र फैल गया है। 1000 से ज्यादा की आबादी का है। लोग घरों से सुरक्षित स्थानों पर आ गए। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आप लोग इस तरफ क्यों, टापू में क्यों रह रहे हैं? सर, यहाँ नीचे पानी भर गया मकानों में हमारे, तो हम आश्रय लिए हुए हैं आप टापू पे। कितने दिन से पानी भरा है? ये 7-8 दिन हो रहे हैं सर। तो कोई कितने घर अफेक्टेड है इससे? यहाँ से लेके बर्राहाट इवन संफाउज नगर निगम का ये जो बना हुआ है, इसके बाद यहाँ से रामगोपाल चौराहे तक लमसम 1200 बस्ती है। 1200। सर, तो आप इस टट्टा में रह रहे हैं, क्या दिक्कत है?
अरे यार, चलिए बहन जी आप बताइए। अरे यहाँ पानी बहुत हो गया है, यहाँ मकान गिर गए हैं और दिक्कतें यह है कि हम मड़ैया डार डार के अंते जान बचा बचा कर रही रहे। ठीक है अमित, रहिए आप साथ। एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। और जिस तरीके से लोग अपनी समस्याओं को बता रहे हैं कि काफी दिक्कतों में इस वक्त वो हैं और बारिश लगातार हो रही है, उसकी वजह से भी हालात बिगड़ रहे हैं। वहीं यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदियों के आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां पर लोगों की परेशानी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। कई गांवों में मकानों में पानी भर गया है। वहीं सड़कों पर पानी भरने से एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत शिविर में लाकर रखा गया है। सर्वेश दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी प्रयागराज से मौजूद हैं। सर्वेश, आप प्रयागराज में जरा वहां हालात दिखा दीजिए, किस तरीके के हालात बने हुए हैं? देखिए, यहाँ पर गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं और रविवार रात को ही डेंजर लेवल को पार कर गई थी। और बीते 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में भी 1.5 से 2 फीट पानी अभी बढ़ा है गंगा और यमुना नदियों का। इसके साथ साथ जो सहायक नदियां हैं उनका भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और ये नजारा है, इस वक्त हम बक्सी बाग पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पानी जो है लगातार बढ़ा है। कुछ बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जो राहत और बचाव कार्य है उसमें सबसे बड़ी बाधा जो है वो मौसम बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त भी बारिश हो रही है और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। ये एनडीआरएफ की टीम हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लोग जो है एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार राहत और बचाव कार्य कर रही थी। लेकिन जिस तरह से बारिश शुरू हो गई है उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए जो है यहाँ पर दिक्कत जरूर आई है। लेकिन अब फिर से टीम तैयार हो रही है रेनकोट के साथ और ये लोग जाएंगे और तमाम जो लोग घरों में फंसे हुए हैं उनको निकालेंगे। कल भी 21 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने निकाला था और एनडीआरएफ के कमांडर दिनकर त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आज का क्या प्लान है और किस तरह से आज जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा? पिछले 3 दिनों से जो प्लान चल रहा है कि जहां भी जिन लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है इवैक्यूएट होने की, उन लोगों को हम निकालते हैं। और आज भी वही प्लान है, क्योंकि आज दोपहर और शाम तक वाटर लेवल का बढ़ने का चांस है। इसके बाद यहाँ पे स्टेबल होगा, क्योंकि एमपी में जो केन और चंबल रिवर है उनका वाटर लेवल अभी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ भी स्टेबल होने के बाद डिक्रीज होगा। तो सर, अभी कल कितने लोगों को निकाला गया? आज किस तरह से, चूंकि बारिश भी हो रही तो ऐसे में मौसम साथ नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे? नहीं, बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ने देंगे हम किसी भी प्रकार के एवैक्यूएशन या रेस्क्यू में। रेनकोट लगा के हम लोग वापस उन्हीं जगहों में जाएंगे और उन्हीं गलियों में जाएंगे जिस तरह से अभी तक करते आए हैं। जिन लोगों को भी रिक्वायरमेंट है जिस तरह की, अभी वाटर बॉटल वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो वो सारी चीज़ें लेके हम उन्हीं एरियाज में जाएंगे। ठीक है सर्वेश, आप रहिए जरा साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि किस तरीके के हालात बने हुए हैं वो हम तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखाया, रिपोर्टर्स ने हमारे दिखाया कि किस तरीके से लोग दिक्कतों में हैं। बढ़ रहे हैं आगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक इलाके में कुलगाम जिले के एक बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहर बानो की कुछ आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गुलाम रसूल डार कुलगाम से किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे और वो सरपंच भी थे। ये बताया गया कि गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी पर दिन दहाड़े अनंतनाग के लाल चौक पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें दोनों गोली लगने से बुरी तरह घायल हुए। दोनों को घायल हालात में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हुई। इस घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हमले की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और कुछ अधिकारी भी वहां पहुंचे। फौरन इलाके को घेर लिया गया। थोड़ी ही देर में गुलाम रसूल डार के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान उनके रिश्तेदार रोते बिलखते दिखाई दिए। बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या करने की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। हमारे 22 सरपंचों को टेररिस्ट की तरफ से या अमन के दुश्मन या यूं कहिए कि जो दहशत के जो सौदागर हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया गया। आज 22वें सरपंच हमारे शहीद किए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। बावजूद इसके कि बार बार हमने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, मैंने यहाँ से लेकर दिल्ली तक ये मामला उठाया पंचायत मेंबरान की सिक्योरिटी की खातर। मैं बार बार ये आवाज़ उठाता रहा हूँ कि पंचायत मेंबरान को सिक्योर किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त तक सरकार जो है कंप्लीट तरीके से नाकाम हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की जो इंतज़ामिया है, इनसे भी मुतालबा करता हूँ कि पंचायत के लीडरान की सिक्योरिटी का बाज़ाब्ता बंदोबस्त किया जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है और हम पुरजोर अल्फाज में इसकी मज़म्मत करते हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि
दफ़ा 370 और 35A के मनसूख हो जाने के बाद बीजेपी सरकार ने ये क्लेम किया था कि कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो ये 370 और 35A ख़त्म कर देने के बाद मिलिटेंसी को ख़त्म कर दिया गया है, मगर इस किस्म के वाक़ा आप देखते हैं कश्मीर में आए दिन हो रहे हैं और मिलिटेंसी ख़त्म होने के बजाय ये दोबारा पनप रही है और बढ़ रही है। आतंकियों की इस कायराना हरकत से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इलाके में रहने वाले लोग सरकार से आतंकियों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसी घटना से जुड़ी ये दो तस्वीरें सामने हैं। पहली तस्वीर बीजेपी नेता और सरपंच गुलाम रसूल डार की है, जिनकी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं दूसरी तस्वीर में सुरक्षा बल के जवान उन आतंकियों की तलाश में जुटे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, जैसे कि 22वें ये सरपंच थे जिनकी हत्या हुई है, हर बार ये मुद्दा उठता रहा कि सरपंच को कैसे सिक्योरिटी दी जाए या उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। क्या अब कोई उसको लेकर कानून बनेगा या उसको लेकर कोई नियम बनेंगे जिसका पालन हो और ये लोग सुरक्षित रह पाए? देखिए अर्पिता, ये पहली बार नहीं है कि मिलिटेंटों ने अटैक किया है किसी पंच या सरपंच पे। जिस तरीके से वो लीडर बता रहे थे कि सरपंच और पंचों की जो है अभी तक 22 सरपंच और पंच मारे गए। इसके अलावा जो बीजेपी के साथ एसोसिएटेड काफ़ी सारे लोग थे और मैं पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो 20 अटैक्स हुए हैं बीजेपी के लीडरों पे, उसमें सरपंच पंच भी शामिल है और उसके अलावा जो बीजेपी के साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स वगैरह शामिल हैं, उन पे तकरीबन 19 लोग जो है मारे गए पिछले 2 साल में। और लगातार जिस तरीके से वो बता रहे थे कि 2 साल में जिस तरीके से 2 साल हो गए, अब 35 और 370 को हटाए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं और खासतौर से निशाने पे हैं बीजेपी के लोग, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। और टीआरएफ जो है रेजिस्टेंस फ्रंट, वो लगातार क्लेम करती आई है कि इस तरीके के अटैक्स वो कैरी कर रहे हैं और उन्होंने इससे पहले भी धमकियां दी हैं खासतौर से बीजेपी के लीडरों को, और साथ ही जो पुलिस में काफी सारे लोग जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कर रहे हैं उनको भी धमकियां मिल रही हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार की तरफ कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। लेकिन जहां तक अपनी सिक्योरिटी की बात की, इसके पास पीएसओ थे लेकिन उसको अब सस्पेंड कर दिया गया, जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे। और इसके अलावा भी बाकी जितने भी बीजेपी के लीडरों पे हमला हुआ उनके पास भी सिक्योरिटी थी, लेकिन सिक्योरिटी के बावजूद भी उन पे हमला हो गया। जैसा बांडीपोरा में एक ही घर के 3 लोग मारे गए, वो बीजेपी के साथ उनका ताल्लुक था और उनके पास भी सिक्योरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद उन पे हमला हुआ। अब होगा किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। ठीक है रिफत, आप नजर बनाए रखिए। वहीं बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या को बीजेपी ने आतंकियों की कायराना हरकत करार दिया। पाकिस्तान और आतंकवादी कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। इन कायर पाकिस्तानियों को जमीन के पाताल से भी निकालकर मौत के घाट उतारेंगे। इन जालिमों को, इन कातिलों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। गुलाम रसूल डार साहब और उनकी श्रीमती जवाहिरा जी के कातिलों को मौत की सजा मिलेगी। खून का बदला खून से लिया जाएगा। इस घटना की राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं कुलगांव के सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहर बानो पर क्रूर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। ये कायराना काम है और हिंसा के अपराधियों को बहुत जल्द न्याय के दायरे में लाया जाएगा। इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उधर दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद हैं। बैठक में संसद के मानसून सत्र समेत कई मुद्दों पर बात हो सकती है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विक्रांत, किन मुद्दों पर हो सकती है बात? बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद हैं और हर हफ्ते जब भी मानसून सेशन चलता है, जब भी संसद का सत्र चलता है, तो हर हफ्ते बीजेपी की संसदीय दल की बैठक होती है। और अब चूंकि इस हफ्ते का, इस मानसून सत्र का यह आखिरी हफ्ता है, तो कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि इस हफ्ते में गतिरोध दूर किया जाए। तो सरकार की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इन सब चीजों पर चर्चा होती है। और आमतौर पर प्रधानमंत्री भी एक संदेश बैठक के दौरान अपने सांसदों को हैं। तो आखिरी ये हफ्ता और इसके बाद 15 अगस्त का जश्न भी शुरू हो जाएगा। किस तरीके का संदेश अपने सांसदों को देंगे, ये भी कुछ देर बाद पता चलेगा। शुक्रिया विक्रांत।
और अब बात देश के उन सूरमाओं की जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतकर दुनिया भर में अपने देश का नाम रोशन किया। टोक्यो से देश लौटे इन पदक वीरों का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने जोरदार स्वागत के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। नीरज चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं, इनके साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ लगी है। नीरज क्या कहेंगे? बस धन्यवाद बोलूंगा जी कि इतना प्यार मिल रहा है। हाँ, धन्यवाद। देश ने जो आपका स्वागत किया, आज कैसे करेंगे याद? और पहली बार एथलेटिक्स में आपने गोल्ड मेडल, सबसे लंबा भाला आपने फेंका, मन में क्या? बस जो मन में सभी गेम्स में आता है कि हाँ पूरा जोर लगाना अपना, वही था और वही मैंने उसमें पूरा फोकस करके। एक अंतिम सवाल करूंगा, पेरिस और उसके बाद लॉस एंजलिस, वहाँ कहाँ देखते हैं भारत को? आप चाहेंगे कि भारत न सिर्फ एथलेटिक्स में बल्कि दूसरे गेम्स में भी बहुत पदक जीते, एक मेडल न रहे गोल्ड का बल्कि 3, 10 भारत बिल्कुल अंक तालिका में 10 के अंदर। अपना टोक्यो में बहुत अच्छा रहा है और आशा करते हैं कि और अच्छी स्पोर्ट रही एथलीट्स को, सभी गेम्स में अपना भारत का झंडा ऊपर जाएगा। जावेद मंसूरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी जानकारी। बाद नीरज चोपड़ा मीडिया से रूबरू होंगे। यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं, उनके फोटोज यहाँ पर लगाए गए हैं और सभी मीडिया लगभग यहाँ पर पहुंच चुकी है। देखिए, आप बहुत सारे सवाल मीडिया के भी मन में हैं, किस तरीके से उनका ये सफर रहा और एक ऐतिहासिक लम्हा है सभी के लिए, जिस तरह से उन्होंने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीता। लेकिन हमारे साथ देखिए एथलेटिक्स हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, उनसे हम बात करते हैं। वो भी नीरज चोपड़ा के साथ पीसी में मौजूद रहेंगी। अंजू, ओलंपिक में वो एक रिकॉर्ड एक तरह से था, लेकिन चूक गए थे, तो वो मलाल था, लेकिन अब पूरा हो गया है वो। Definitely we can say like that, because I was very close to a medal and I was all set for a medal, but unfortunately my health was not well that day, so I couldn't win that competition. Because Olympic competition, it's something different, the toughness is very high, so we have to be in that level, we have mentally, physically, we have to be very peak for that competition, and Neeraj was there and he got that medal and we all are happy and celebrating that moment today. देखिए सब लोग जश्न मना रहे हैं और देखिए अंजू बॉबी जॉर्ज जो खुद एथेंस ओलंपिक में 5वें नंबर पर रही थी, चूक गई थी, लेकिन अब वो कह रही हैं कि ये मौका है, गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। एथलेटिक्स में बहुत टफ कंपटीशन था, बावजूद इसके नीरज ने वो कमाल करके दिखाया है जिसका सभी देशवासियों को इंतजार था। और जिस तरह से ओलंपिक के आखिरी दिन गोल्ड से समापन हुआ है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब देखिए थोड़ी देर में यहाँ से शुरू होने वाला है नीरज चोपड़ा, अब से थोड़ी देर बाद मीडिया से मुखातिब होंगे, सवाल जवाब का दौर होगा, वो तमाम सवाल नीरज से पूछे जाएंगे जो सभी के मन में है, किस तरीके से उनका सफर रहा ओलंपिक में, किस तरीके से उन्होंने ये प्रदर्शन को अंजाम दिया और तमाम ऐसी चीजें जो अनकही कहानियां हैं। तो फिलहाल इंतजार है और हम यानी जब भी दिखाएंगे जावेद, जब नीरज पहुंचते हैं तो एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, आप रहिए जरा साथ। वहीं देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग पुनिया का हरियाणा के सोनीपत में अपने पैतृक आवास पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर बजरंग पुनिया का स्वागत किया। बजरंग पुनिया के स्वागत में ढोल भी बजाए गए। टोक्यो ओलंपिक्स में कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतकर भारत लौटे रवि दहिया ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि गोल्ड नहीं आने का उन्हें काफी दुख था, लेकिन देश में जिस तरह से स्वागत हुआ इससे वो काफी खुश हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि पेरिस ओलंपिक में भारत 2 गुने मेडल जीतेगा। रजत पदक विजेता रवि दहिया इस वक्त हमारे साथ है। रवि जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? लग रहा है भैया, बहुत खुशी का मौका है और बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी नजर आप पे है और अब आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में क्या उम्मीद है? देखो जी, अभी जितनी उम्मीद कर रहे हैं हम उससे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। क्या मन में चल रहा था जब आप उतरे थे और रजत पदक हासिल किया? मन में क्या चल रहा था और गोल्ड वाला जो मुकाबला था उसमें क्या चल रहा था? देखो अच्छा था, हम ये पहले ही सोच के गए थे कि हमें देश के लिए मेडल जीतना है और गोल्ड का मुकाबला हम लूज हो गए, उसके लिए मतलब थोड़ा दुख था, पर अभी वो कभी कुछ है हम उसके बाद हम बिल्कुल। एक अंतिम सवाल करूंगा, रजत इस बार तो आप लोगों ने रिकॉर्ड टैली लाई है टोक्यो ओलंपिक में, मकसद क्या है कि आगे पेरिस की बात करें, लॉस एंजलिस की बात करें, क्या करना चाहिए कि हम लोग ज्यादा मेडल टैली जीतें? जी, हम अभी हमारा सिस्टम है जो प्रधानमंत्री मोदी इतना अच्छा चीयर फॉर इंडिया चला रहे हैं तो उससे काफी अच्छा लग रहा है और हमारा देश आगे जाएगा। 2024 में हम इससे 2 गुने कम से कम 3 गुने मेडल जीतेंगे और इससे इस तरीके से हम बहुत आगे जाएंगे और आगे एक दिन हम सबसे 1 नंबर पे आएंगे। बिल्कुल, तो रवि दहिया के हौसले बुलंद है रजत पदक जीतने के बाद और कह रहे हैं कि आगे और आगे जाएंगे, भारत
और पदक तालिका में ऊपर जाएगा। कैमरा पर्सन उमेश शर्मा के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुष हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत लौटे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में 41 साल बाद मेडल जीतने पर खुशी जताई। ओलंपिक में हॉकी में भारत का गौरव लौटाने वाली टीम के कैप्टन मनप्रीत इस वक्त हमारे साथ हैं। मनप्रीत, क्या कहेंगे, एक बड़ा गौरव आपने लौटाया है 41 सालों के बाद टीम को, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए कि काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया वहाँ पे, तो हम लोग आई थिंक कि पूरी टीम का ये डिजर्व करते थे कि हाँ कि मेडल इतने टाइम के बाद हम लोगों ने जो वेट था इतने टाइम हम लोगों ने तोड़ा है, तो बहुत ज़्यादा फील अच्छा हो रहा था। आपसे बहुत बात करने का मन है। आज जो आपका स्वागत किया गया 41 साल के बाद, आपने मैच तो कई खेले हैं, लेकिन कैसा महसूस हुआ भारतीय धरती पर आकर ब्रॉन्ज मेडल लाकर? सर, हम लोग जब वहाँ पे भी थे तो यही था कि हाँ कि जब वापस जाएंगे तो जो मेडल सेलिब्रेशन है वो हम लोग पूरे देशवासियों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। वही हुआ कि जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो बहुत अच्छा जो हमारा वेलकम हुआ, बहुत अच्छा लगा। पूरे देशवासियों के इतना प्यार और इतना विशेष हमारे साथ ही, तो यहाँ पे आके पूरे सभी के साथ सेलिब्रेट करके मज़ा आ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोलर एनर्जी सेक्टर में बड़े निवेश का ऐलान किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी सहयोगी कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड के जरिए सोलर एनर्जी कारोबार में निवेश करेगी। रिलायंस ने अमेरिका कंपनी एम्ब्री से 372 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। इस निवेश के बदले एम्ब्री के 4 करोड़ 23 लाख शेयर मिलेंगे। अमेरिकी कंपनी एम्ब्री एनर्जी स्टोरेज का कारोबार करती है। एम्ब्री को लंबे समय तक चलने वाली बैटरी बनाने में महारत हासिल है। एम्ब्री में बिल गेट्स और पॉल्सन एंड कंपनी भी पार्टनर है। अपनी पिछली सालाना आम बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्लीन एनर्जी में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया था। साथ ही जामनगर में गीगा फैक्ट्री बनाने का भी ऐलान किया गया था, जो कि धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी।